तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 12। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है दोस्त, वीडियो आप ही के लिए है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक के वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जिन क्वेश्चनों को दोस्त आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के वॉच कर लीजिएगा। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि पीडीएफ आने में थोड़ी सी लेट हो जाती है टेलीग्राम पे। अगर पीडीएफ लेनी है, जितने भी इससे पहले सेट डाला हुआ है, तो टेलीग्राम से ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहीं से आप लेकर के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है दोस्त, बने रहिएगा अंत तक के, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक करके देखते चलते हैं। देखिएगा, देख लीजिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है दोस्त कि ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, ग्रीष्म निष्क्रियता जो होती है वो जंतुओं से संबंधित होती है। जंतुओं के किससे संबंधित होती है, तो दोस्त उसके निंद्रा से संबंधित होती है। ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होती है, उसके निंद्रा से संबंधित होती है। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ग्रीष्म निष्क्रियता पशु के निद्रा से संबंधित होती है। अब थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनका खून जो होता है वो ठंडा होता है, वो गर्मी के समय आते ही क्या होते हैं कि वो निद्रा में चले जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। ठीक है, फिर गर्मी के बाद जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे आपको घोंघा हो गया, तो घोंघा आपको क्या होता है कि ग्रीष्म में नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे बरसात आएगी, ठंडी आएगी, वैसे आपको वो देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह से केचुआ भी होता है, मेढक भी होता है। ये लोग क्या होते हैं कि ठंडे खून वाले जंतु होते हैं, ये ग्रीष्म निष्क्रियता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसी तरह से ग्रीष्म निष्क्रियता जिस तरह से होती है, उसी तरह से शीत निष्क्रियता भी होती है। ठीक है, तो शीत में जो जंतु क्या होते हैं कि गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, नहीं दिखते हैं हमें, वो शीत निष्क्रियता कहलाते हैं। ठीक है, अब शीत निष्क्रियता में कौन कौन से जंतु आ जाते हैं जो हमें ठंड में नहीं देखने के लिए मिलता है, जैसे मान लीजिए कि चमगादड़ हो गया, स्तनधारी हो गया, पक्षी हो गया, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, तो वो सभी चीजें जो होती है वो शीत निष्क्रियता के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ, देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है दोस्त कि खारे पानी में पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो खारे पानी यानी कि नमकीन लवण वाले पानी में जो पौधे पैदा होते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है दोस्त, उसको हैलोफाइट कहा जाता है। क्या, हैलोफाइट। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि उस पौधों को हैलोफाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो नमकीन पानी में रहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये सब, हैलोफाइट, हैलोफाइट, ये सब पूछा जाता है। चलिए अगले नंबर देख लीजिए। अगले नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि डैश एक मोनोकॉट है, तो क्या है इसमें से जो एक मोनोकॉट के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए, मोनोकॉट के अंतर्गत की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, तो आपको मोनोकॉट जो था ये इसमें से देखा जाए ऑप्शन में से, तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या दोस्त, ये पैफियोपोडिल जो होता है, पैफियोपोडिल, ये क्या होता है कि आपका जो है ये उसके अंतर्गत में आता है। ठीक है, मोनोकॉट के अंतर्गत में। हाँ, मोनोकॉट है ना, मोनोकॉट के अंतर्गत में आता है। अब मोनोकॉट के अंतर्गत में ये पोडियोफ्रेडिल जो होता है उसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, तो देख लीजिए, जिस पौधे का क्या होता है कि सिर्फ एक बीज पत्री होता है, वैसे जितने भी एक बीज पत्री वाले पौधे होते हैं मोनोकॉट के अंतर्गत में आता है। ठीक है, अब ये एक बीज पत्री जो होता है वो हिमालय में या असम के आसपास में मिलती है, जो आपको 1300 से लेकर के 2200 ऊंचाई पे जो है ये पाया जाता है, एक बीज पत्री जो होता है, मोनोकॉट जो होता है सो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पौधों में दे दिया है कि निम्नलिखित में से दे दिया है कौन सा तत्व जो है वो पौधे द्वारा क्या होता है ना कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है अनिवार्य तत्व होता है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, बता दीजिए कौन जो है इसमें से जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। देखिए, पौधे के प्रोटीन के संश्लेषण के लिए या पौधे के वृद्धि के लिए जो जरूरत होता है वो जरूरत होता है नाइट्रोजन की। किसकी, नाइट्रोजन की। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। नाइट्रोजन की जरूरत होता है पौधे की वृद्धि के लिए, प्लस प्रोटीन के संश्लेषण के लिए भी क्या होता है कि नाइट्रोजन बहुत जरूरी क्या पौधों के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से दे दिया है कि निम्न में से किन प्राणियों का के शरीर जो है वो तापमान या वातावरण के क्या होता है कि तापमान पे डिपेंड नहीं करती है। तापमान बढ़े, वातावरण कुछ भी हो, उसके शरीर का टेम्परेचर, उसके मतलब कि शरीर पे किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस चारों ऑप्शनों में से देख करके बता देना है आपका कि इसमें से कौन सा जीव है जिसका तापमान या वातावरण के तापमान पे किसी भी तरह का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त कि जितने भी पक्षी होते हैं या जितने भी स्तनधारी होते हैं उन सभी पर क्या होता है कि तापमान या वातावरण के टेम्परेचर का किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि पक्षी और स्तनधारी। तो ये क्या होते हैं ना कि पक्षी और स्तनधारी होते हैं कि समतापी होते हैं। टेम्परेचर वातावरण का कितना भी बढ़ता चला जाए या
वातावरण कोई भी तरह से चेंज हो जाए, लेकिन ये क्या होता है कि अपने आप को, शरीर को क्या करता है कि एडॉप्ट करके रखते हैं, मतलब कि समतापी बना करके रखते हैं। ठीक है, तो हर मौसम में, हर सीजन में ये क्या करते हैं कि अच्छे से झेल लेते हैं अपने मौसम को, वातावरण को। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि स्लीप दे दिया है कि एप्रिया, हाँ स्लीप एप्रिया जो होता है वो सोते समय क्या होता है। तो स्लीप एप्रिया क्या होता है कि दोस्त एक तरह का बीमारी होता है। ठीक है, जो सोते समय लोग क्या कर देते हैं कि खर्राटे मारते हैं। ठीक है, बहुतों लोगों का देखते हुएगा या आसपास में या आपके घर में ही होगा कि लोग सोते समय खूब खर्राटे मारते हैं, तो उसे क्या होता है कि स्लीप एप्रिया का नाम का क्या होता है कि बीमारी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, खर्राटे मारते हैं ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये सोते समय खर्राटे मारते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहा जाता है कि ये पुरुष मानव शरीर में कहता है किस अंग को एडम जो है एप्पल कहा जाता है। ठीक है, पुरुष मानव के शरीर में किस अंग को क्या दे दिया, एप्पल एडम एप्पल का नाम दिया गया है। तो देखिए एप्पल एडम कहने का मतलब क्या होता है कि दोस्त बहुत अच्छा, तो ये जो एप्पल एडम जो होता है वो लैरिक्स यानी कि गर्दन के पास ये जो होता है, कंठ जो होता है ना, उसी के आसपास में ये मौजूद होता है। तो कंठ या टेटुआ का ये, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि एडम एप्पल के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, यही पे क्या होता है कि थायराइड भी मौजूद होता है, तो इंपॉर्टेंट ही है। इसको देख लीजिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि कंठ या टेटुआ जो होता है उसे एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये लैरिक्स जो होता है ना, इसी के चारों ओर क्या होता है कि फैला होता है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज है ऐच्छिक क्रिया नहीं है। ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया दोनों पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया क्या होता है। देखिए ऐच्छिक क्रिया कहने का मतलब क्या होता है कि जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं, शरीर की वो जितनी क्रियाएं हैं जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो सभी ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आती है। और जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, हम चाहेंगे तो थोड़ी देर के लिए मुंह बंद कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, एक दिन तक नहीं बोलेंगे, मौन धारण कर लेंगे, ये मेरा क्या है, ऐच्छिक क्रिया है, हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शरीर की क्रियाएं हैं, हाथ चल रही है, चाहेंगे कि तो नहीं चलाएंगे, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, चल रहे हैं, ऐच्छिक क्रियाएं, पलक झपका रहे हैं, मन करेगा तो 1 घंटे तक के पलक नहीं झपकाएंगे, ऐच्छिक क्रियाएं। तो उसी तरह से जो है कुछ ऐसे क्रियाएं होते हैं अपने शरीर में जो अनैच्छिक क्रिया होती है, जिसपे हम कंट्रोल नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सांस लेना छोड़ना, आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या ये ऐच्छिक क्रिया है? क्या इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये अनैच्छिक क्रिया हो गया। उसी तरह से दिल की धड़कन है, कंट्रोल नहीं कर सकते, ज्यादा कंट्रोल कीजिएगा तो स्वर्ग पधार जाइएगा। इसलिए जो है दोस्त ये अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हृदय की धड़कन, इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन आपका क्या होगा कि ये सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि हृदय की धड़कन जो होता है वो अनैच्छिक क्रिया होती है, न कि ऐच्छिक क्रियाएं होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी जो होता है उसके द्वारा रक्त से यूरिया किस प्रकार जो है निकाला जाता है, ये जानना है। देखिए आपको हम बता देते हैं कि जैसे समुद्र नमकीन पानी से उसे मीठा पानी बनाया जाता है जिस विधि से, उसी विधि से ये आर्टिफिशियल किडनी से क्या होता है कि ब्लड को यूरिया से जो है निकाल दिया जाता है। ठीक है, और जो पानी बचता है उसको मूत्र के द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है, जिसका किडनी खराब हो जाता है उसमें आर्टिफिशियल किडनी लगा दी जाती है। ठीक है, तो वो कौन से प्रोसेस पे काम करती है? प्रासरण के, ओस्मोसिस के प्रक्रिया पे काम करती है। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि ऑस्मोसिस यानी कि प्रासरण की क्रिया पे काम करते हैं। प्रासरण के द्वारा क्या करता है कि वृक्क से, रक्त से क्या करता है कि यूरिया को छानने का अलग करता है, पानी को अलग छानता है, शुद्ध रक्त को अलग करने का काम करता है। ठीक है, ये प्रासरण एक तरह का फिल्टर करने का काम करता है, ये प्रासरण जो होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये कहा जा रहा है कि पाचन के बाद प्रोटीन कहता है कि परिवर्तित हो जाता है। तो प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमें ये जानना है। देखिए पाचन की क्रिया जब होती है तो पाचन की क्रिया के बाद प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। किसमें? एमिनो एसिड में। प्रोटीन किसमें बदल जाता है? एमिनो एसिड में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें से देख लीजिएगा, ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है कि एमिनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि लार में जो मौजूद होता है एंजाइम, ठीक है, स्टार्च,
उसको क्या करता है कि जटिल जटिल अणु को सकरा अणु में विघटित कर देता है। तो इसमें से कौन सा ये जो है लार में एंजाइम पाए जाते हैं जो जटिल अणु को क्या करता है कि सरल सकरा अणु में कन्वर्ट करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि लार में जो पाई जाती है ये फर्स्ट नंबर क्या, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है कि अपने मुंह के अंदर जो स्टार्च लेते हैं उसको जटिल अणु को क्या करता है कि छोटे छोटे जो है सकरा अणु में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये एमाइलेज जो होता है इसको। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है दोस्त पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जंतुओं का कौन सा समूह जो है, जंतुओं का कौन सा समूह जो है विशेष रूप से क्या है कि मुक्त होने वाले जो है समुद्री जीव है, ठीक है, मुक्त में मतलब मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव होते हैं, ये हमें जानना है। देखिए जंतुओं के कौन से समूह जो क्या है आपका कि विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। देखिए मुक्त रूप से जो समुद्री जीव होते हैं, जो रहने वाले होते हैं, वो एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। किसके? एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में आता है। अब ये चीजें जान लीजिए कि एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता कौन कौन से है, ये जान लीजिए। देखिए एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं, समुद्री जीव, जिसके क्या होता है कि पूरे शरीर पे बाल निकले होते हैं एकदम कांटे की तरह, तरबूजा की तरह उनका आकार होता है, या डिस्क की तरह आकार होता है, या बेलनाकार की तरह आकार होता है, या स्टार की तरह एक आकार होता है। ये सभी क्या होता है कि एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टार फिश हो गया, समुद्री जीव आर्चिन हो गया, उसके बाद आपको जेली फिश हो गया, उसके बाद कैट फिश हो गया, ये सभी क्या है कि एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। ये समुद्र में मुक्त रूप से रहने वाले जीव होते हैं, ठीक है। अब बाकी जो देख रहे हैं एकाइनोडर्मेटा को छोड़ करके जितने भी ऑर्थोपोडा, मोलास्का, निमेटोडा, ये सभी क्या होते हैं कि ये भी समुद्री ही जीव आते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि स्वच्छ जल में रहने वाले जीव होते हैं। स्वच्छ जल का ये या जितने भी जलीय जंतु जीव होते हैं उसमें भी दोनों में ये एडजस्ट कर लेते हैं, वैसे स्वच्छ जल में रहने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर जो है कोशिका के दो परतों से मिलकर के बना होता है, ये हमें जानना है। देखिए कोशिका के दो परतों से मिलकर के बने होने वाले जो है इसमें से जीव जो होता है हाइड्रा होता है। क्या होता है? हाइड्रा। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। हाइड्रा का शरीर जो होता है दो कोशिका के परतों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। कभी कभी ये जान लीजिए कि दे देगा आपको क्वेश्चन कि हाइड्रा जो है किस संघ के अंतर्गत आता है, तो ये सेलेंट्रेटा जो संघ होता है हाइड्रा उसी के अंतर्गत में आता है, सेलेंट्रेटा के अंतर्गत में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, दे दिया है आपको, क्या दे दिया है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। अब कब लिखी गई थी थोड़ा सा ये जान लीजिए। तो दोस्त 24 नवंबर 1859 में ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है लिखी गई थी। ये कौन सा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की पुस्तक, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन कहता है कि डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसके उद्देश्य से मानव की जनसंख्या अनुवांशिकता का क्या किया जाता है कि गुण, अनुवांशिक जो जेनेटिक्स होता है उसके गुण में सुधार किया जाता है। तो इसमें से किसके अंतर्गत, किस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत मानव के जो जनसंख्या के जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी जेनेटिक्स के जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी जो होती है उसमें सुधार की जा सकती है। ये सबसे पहले किसने किया था? हरगोविंद खुराना साहब ने, ठीक है, जो गुणसूत्र के प्रोटीन्स पे संश्लेषण किया था उन्होंने। तो हरगोविंद खुराना साहब ने ही किया था, हरगोविंद खुराना। हाँ तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अब इसमें है कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये यूजेनिक्स के अंतर्गत आता है। किसके? यूजेनिक्स के अंतर्गत। ये आपका क्या होगा कि ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको सबसे पहले आपको बता ही दिया है कि हरगोविंद साहब ने ही इसको क्या किया था कि सबसे पहले अनुवांशिकता का खोज किए थे। हरगोविंद खुराना साहब कब किए थे? ये 1967 के आसपास में इन्होंने जो है जेनेटिक्स कोड का क्या किए थे कि शोध किए थे, ठीक है। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि भोजन संग्रह के लिए, क्या दे दिया है? भोजन संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी जो है कोशिका जो होती है वो उत्तरदायी होती है। देखिए जाइलम हम तो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जाइलम क्या करता है कि
धरती से जल को लेकर के पौधे के जड़ से लेकर के पूरे पौधे में जो है क्या करता है कि जल को पहुंचाने का काम करता है जाइलम जो होता है सो। लेकिन जाइलम में अब हमें यह जानना है कि जाइलम में वो कौन सी कोशिका होती है जो आपको दे दिया है क्या कि भोजन को संग्रह के लिए जो है उत्तरदायी होती है, मतलब स्टोर करने के लिए जो होती है। देखिए उसमें जो होता है वो पैरेन्काइमा होता है। जाइलम में क्या होता है, पैरेन्काइमा कहिए या मृदु उत्तक कहिए, वही क्या करता है कि संग्रह स्टोर करने का काम करता है जाइलम में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, पूछे जाते हैं दोस्त। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि पौधे के पत्तियों के द्वारा जितने भी भोजन बनते हैं वो भोजन क्या करता है कि फ्लोएम के माध्यम से पेड़ के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो किन किन भागों तक के ये जाता है फ्लोएम के द्वारा भोजन, ये हमें जानना है। तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, बता दीजिए कि किन किन भागों में जाता है। देखिए पौधे के जो फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, पौधे के विभिन्न अंगों तक के पहुंचाता है, यहां तक कि फल से लेकर के, फूल से लेकर के, बीज से लेकर के, जड़ से लेकर के तने तक के सभी जगह क्या करता है कि फ्लोएम जो है भोजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करता है, सभी डायरेक्शन में काम करता है। जाइलम जो होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करता है कि वो जल को पहुंचाने का काम करता है। लेकिन फ्लोएम ऐसा नहीं करता है, फ्लोएम सभी डायरेक्शन में लेकर के जाता है, जहां जरूरत होता है हर जगह लेकर के जाता है। तो ये जान लीजिए कि कहां कहां जाता है, एक तो जड़ तक के जाता है, बीज तक के जाता है, फूल तक के जाता है, और जितने भी तना होते हैं, जितने भी पौधे का विकास होता है वहां तक के जाता है। उस सभी को क्या कहते हैं कि विभज्योत उत्तक कहते हैं। जितने भी ताना निकलते हैं वो सब क्या होता है, विभज्योत के अंतर्गत में आता है। विभज्योत उत्तक के डिवाइड होने से ही ताना का क्या होता है कि विकास होता है, ताना फैलते हैं, तो उस सब के अंतर्गत में जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि हमारे शरीर में वसा का कहता है कि संचायक उत्तक कौन सा होता है। हमारे शरीर में जो वसा का संचायक वाला उत्तक होता है ये कौन सा उत्तक होता है, हमें ये जाना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, अब बता दीजिए कि कौन सा उत्तक होता है। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, एडिपोज उत्तक होता है। क्या होता है, जो वसा का संचायक होता है वो एडिपोज उत्तक होता है अपने शरीर में। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, एडिपोज उत्तक। ठीक है, चलिए हाँ अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शर्करा जो होता है अल्कोहल, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस ऑप्शन में से देख करके बता देना है आपको कि क्या कहलाती है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तन करने की। देखिए शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो होती है वो किण्वन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि किण्वन की प्रक्रिया होती है। ये किण्वन की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, खमीर या ईस्ट के द्वारा की जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सवाल। ठीक है, चलिए हाँ अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मीठे शीतल पेय जो होता है जिसको हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, उसका मुख्य घटक इसमें से कौन सा होता है, ये हमें जानना है। तो सॉफ्ट ड्रिंक का जो मुख्य घटक होता है दोस्तों, ये कार्बोनेटेड पानी होता है। क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर कहिए एक तरह से। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ देख लीजिए, अब इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा सही नहीं है, ये हमें पहचानना है। तो कथन दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया। पहला स्टेटमेंट दे दिया है कि सोडियम जो है उसका लैटिन नाम कहता है कि नाइट्रेडियम है। और दूसरा नंबर आपको ये चीजें दे दिया है कि चांदी है उसका लैटिन नाम जो है आपको दे दिया है क्या, अर्जेंटीनम है। तो क्या ये दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, हमें ये चूज करना है। देखिए ये करेक्ट है कि सोडियम जो है उसका लैटिन नाम जो होता है वह डाइटेरियम है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा नंबर ये चीज जान लीजिए कि चांदी का भी लैटिन नाम जो होता है वो अर्जेंटीनम होता है। मतलब स्टेटमेंट जो दे दिया आपका ए और बी वो दोनों सही है। क्या है, दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से ऑप्शन में से देख लीजिए ए और बी दोनों सही होना चाहिए। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है दोस्त, टिंचर आयोडीन हो गया, खांसी वाला सिरप हो गया और टॉनिक हो गया, उसको तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, देखिए ये सभी टॉनिक का या सिरप का जो है आप अगर परचेज किए होइएगा दुकान से तो आप उस पे अगर गौर से पढ़े होइएगा तो आपका ये एक नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी देखिए कहीं भी जाइए कोई भी चीज को बारीकी से पढ़िए कि उसमें क्या मिला हुआ है क्या नहीं मिला हुआ है, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसी से क्या होता है कि रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसको देखिए, ये भी आपका पेपर का ही एक पार्ट है। तो इसी से ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका टिंचर आयोडीन होता है या आपका दे दिया खांसी सिरप होता है या आपका टॉनिक होता है, उसमें जो होता है इसमें क्या मिले होते हैं ये चीजें जानना है। देखिए
आपको करेक्ट बताते हैं, उसमें जो प्रयोग किया जाता है एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथेनॉल का। करेक्ट आंसर आपका ये 4th नंबर होगा कि एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है कि उच्च प्रतिक्रिया वाला धातु का जो है शुद्ध पिघले हुए अयस्क का निष्कासन किया जाता है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया के द्वारा होता है जिसमें धातु के शुद्ध पिघले हुए अयस्क का निष्कासन किया जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस समझते ही होइएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि घड़ियों में जो इस्तेमाल किए जाते हैं क्वार्ज, वो किससे बना होता है, वो क्वार्ज होता क्या है ये जान लीजिए। तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं, कई बार इसको पढ़े भी हैं कि क्वार्ज जो होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जिसका SiO2 जो है क्या होता है कि फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर की सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए हाँ अगला नंबर ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया है कि इसमें से कौन सा कमरे के ताप पर कहता है कि एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होती है। देखिए हरे पीले रंग की गैस के रूप में जो होती है, इसमें से कौन सा होता है? गंधयुक्त होती है, मतलब कि गंध उसमें होता है, स्मेल होता है, तो वो क्लोरीन होता है, जो आपको पीले रंग की गैस में देखने के लिए मिलेगा। काफी खराब स्मेल करता है, सरेट जैसे अंडे की तरह स्मेल करते रहता है, तो ये क्लोरीन होगी। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, क्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन कहता है कि धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण कब बढ़ता है ये जानना है। देखिए धात्विक गुण जो होता है ना, तो सोडियम भी एक धातु है, तो सोडियम से जो क्लोरीन तक की हम जाते हैं तो उसका धात्विक गुण क्या होता है कि बढ़ते चला जाता है। तो इस ऑप्शन में से देखा जाए तो ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि सोडियम से क्लोरीन तक के जब बढ़िएगा तो आपका क्या होगा कि धात्विक गुण बढ़ता चला जाएगा। चलिए देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले जो है सबसे अधिक उपयोग इसमें से कौन करता है? जो सूर्य को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, सबसे ज्यादा उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, एक तरह से कह सकते हैं। तो देखिए इन ऑप्शनों में से अगर देखा जाए तो ये 3rd नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, गन्ना। गन्ना क्या करता है ना दोस्त कि गन्ना जो होता है वो काफी तेजी से सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है और सबसे ज्यादा यही बदलता है। ठीक है, तो ये गन्ना आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए हाँ अगला नंबर देख लीजिए। दे दिया है कि एनोडाइजिंग की प्रक्रिया किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। जब एनोडाइजिंग की प्रक्रिया होता है तो उसमें किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, इसमें से हमें जानना है। ठीक है, देखिए एनोडाइजिंग की प्रक्रिया में, देखिए एनोडाइजिंग की प्रक्रिया जो होती है उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। तो एनोडाइजिंग की प्रक्रिया से पहले क्या करते हैं कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, उसके बाद जो रॉड को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को साफ कर देते हैं। तो एनोडाइजिंग की प्रक्रिया से पहले हम क्या करते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के उसको साफ करने का काम करते हैं। तो ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जस्तीकरण कीजिए, गलवेनीकरण कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी करते रहिए। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि परमाणु बलों के सिद्धांत का खोज किसने किया था, हमें ये जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए परमाणु बलों के सिद्धांत खोज किसने किया था ये जानना है। तो देखिए परमाणु बलों के सिद्धांत का खोज जो किया था हिदेकी युकावा साहब ने किया था। किसने? हिदेकी युकावा साहब ने। ये आपका क्या होगा कि 1st नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि हिदेकी युकावा साहब ने परमाणु बलों की खोज की थी। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। हाँ ये देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन दे दिया है दोस्त की हाइड्रोजन अणु का कहता है कि नाभिक किससे बना होता है। देखिए हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में सिर्फ और सिर्फ जो होता है प्रोटॉन होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर क्या करते हैं कि चक्कर लगाते हैं, और नाभिक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 1st नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन में आपको पता ही है कि न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होता है कि प्रोटॉन मौजूद होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो हाइड्रोजन अणु में ये चीजें होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि सौर पैनल जो होता है उसमें किस धातु का प्रयोग करते हैं, हम लोग ये जानना है। देखिए सौर पैनल हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, आप पढ़े भी है कि सौर पैनल में क्या होता है ना दोस्त कि सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सबसे ज्यादा सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं सौर पैनल को बनाने में। इंपॉर्टेंट है। चलिए सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मेटल है। ठीक है,
चलिए अगला नंबर देख लीजिए। आपका ये दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है वो ऊर्जा के समान होती है। तो ऊर्जा का जो इकाई होता है, यूनिट्स होता है, उसी का यूनिट्स जो है इसमें से किसका होता है। तो दोस्त उसी का यूनिट जो होता है वो वर्क का भी होता है। किसका होता है? वर्क का। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि वर्क का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क का जूल होता है। वही यूनिट जो होता है वो क्या होता है कि ऊर्जा का भी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऊर्जा और कार्य का दोनों का इकाई जो होता है जूल होता है, सेम होता है। अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कहता है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें से बता दीजिए कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्त? हाइड्रोमीटर का। किसका? हाइड्रोमीटर का करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो होगा ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि हाइड्रोमीटर की डेंसिटी, जो हाइड्रोमीटर जो होता है अपेक्षित घनत्व जो मापते हैं हम लोग, उसको मापने में करते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस राशि का स्थान बदलने पर भी क्या होता है कि उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका स्थान भी बदल दीजिए लेकिन उसमें क्या होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये फर्स्ट नंबर। स्थान बदल दीजिए किसी भी बॉडी का, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मनुष्य है, यहाँ पे 60 केजी है धरती पर, उसको उठा करके चंद्रमा पर ले जाइए, क्या हो जाएगा कि 10 केजी हो जाएगा। 1/6 होता है ना, 10 केजी हो जाएगा। लेकिन उसका मास जो होगा, उसका द्रव्यमान जो होगा, जो पृथ्वी पर मास था, द्रव्यमान था, वही द्रव्यमान उसका चंद्रमा पर होता है। द्रव्यमान बिल्कुल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान नियत रहता है। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि कोई वस्तु सतत चाल से क्या कर रही है कि गति कर रही है। तो इस पर कहता है कि इस पर कोई डैश डैश न लग रहा हो। ठीक है, तो इस पर क्या नहीं लगेगा। जो कोई भी वस्तु क्या होगा कि सतत मतलब कंटिन्यूटी, एक ही चाल से वो चलता रहेगा। तो देखिए कोई भी वस्तु कंटिन्यू हमेशा एक ही चाल से कब तक चलता रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए। और बाहरी बल कोई भी बल हो सकता है, चाहे वो घर्षण बल हो, चाहे पेशीय बल हो, चाहे कोई भी बल हो। तो जब तक उस पर बल न लगाइएगा तब तक क्या होगा कि वो वस्तु जो है कंटिन्यू क्या होगा कि सतत चाल से, एक ही चाल से क्या होगा कि वो चलता रहेगा। तो इसमें बल जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि बल जब तक नहीं अप्लाई कीजिएगा तब तक वस्तु सतत चाल से चलती रहेगी। देख लीजिए इसमें ग्रह के बारे में दे दिया है कि ग्रह का जो है परिक्रमा जो पथ होता है उसका आकार कैसा होता है। देखिए ग्रह का जो परिक्रमा पथ होता है ना दोस्त, वो होता है वलयाकार कहिए या दीर्घवृत्ताकार कहिए, एक तरह से दीर्घवृत्ताकार कहिए या अंडाकार का कहिए, उसका वही पथ होता है जो ग्रह जो गति करता है वो। ठीक है, अंडाकार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि अंडाकार का होता है, या आपको दीर्घवृत्ताकार भी दे देगा तो आराम से उसको मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को क्या करना है कि तरल पदार्थ में रखे जाने पर, किसी वस्तु को तरल पदार्थ में रखे जाने पर कहता है कि उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है उसको पानी में डुबा देते हैं, डुबाने के बाद जो है उसमें क्या होता है कि ऊर्ध्वगामी दबाव, एक प्रेशर बनता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हल्का महसूस होता है। पानी में वस्तु को डुबाने पर क्या होता है, बल को आप वस्तु जो है वो भार में आप कम महसूस कीजिएगा, क्योंकि अंदर से क्या होता है कि एक बल लगता है। उस बल को बायोंट फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके? बायोंट फोर्स के। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर। बायोंट फोर्स कहने का क्या मतलब होता है दोस्त? आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े हैं, उत्प्लावन का बल जानते हैं, तो वही उत्प्लावन का बल क्या करता है कि काम करता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अच्छा चलिए दोस्त, तो इतना क्वेश्चन जो है आपके लिए एक्सपेक्टेड था साइंस से। तो दोस्त इसको बिल्कुल क्या कीजिएगा कि दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और जितने भी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाले गए हैं उसको लेकर के एक बार क्या कीजिएगा कि पढ़ लीजिएगा, रिवाइज मार लीजिएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। ठीक, तो क्या कीजिए कि जाइए फटाफट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। इससे पहले वाला जितना भी पीडीएफ है उसको एक बार रात में सोने से पहले मार दीजिएगा रिवीजन। आराम से जो है क्या होगा कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैच कर जाएंगे, आपके एग्जाम में आने की संभावना भी है, आते भी हैं। जिन बच्चों से मुझे बात हुई है वो सभी ने बताया कि हाँ सर आते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, जाकर के कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं कि दोस्त हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। और एक बात कहना चाहते हैं कि दोस्त 2 जनवरी के बाद, 2 जनवरी तक के क्या होगा, 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी से कहिए कि एनटीपीसी का क्या होगा कि आप लोगों का बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो जिन लोगों का एनटीपीसी की तैयारी करना है दोस्त बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों का, प्लस उसका डिस्कशन भी कराया जाएगा, प्लस पीडीएफ इसी टेलीग्राम पे दिया जाएगा जिस टेलीग्राम से आप अभी कंटिन्यू पीडीएफ ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, फटाफट आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग कर रखे हैं दोस्त फटाफट दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे
अगले दिन एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।